दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इंडिया इज पुटिंग आउट इट्स मैपिंग जियोस्पैशियल डाटा अवेलेबल फॉर जनरल यूज और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख व्हाई इंडिया इज ओपनिंग अप द जियोस्पैशियल सेक्टर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के जियोस्पाशियल सेक्टर यानी भूस्थानिक क्षेत्र के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके जरिए मौजूदा मैपिंग प्रोटोकॉल को नियंत्रण मुक्त करते हुए उदार बनाया गया है। इसके साथ ही देश के जियोस्पाशियल सेक्टर को कई छूटें भी दी गई हैं ताकि इस क्षेत्र में कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा सके। इस बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत देश में नक्शे तैयार करने की नीति उदार होगी और भूस्थानिक डाटा तैयार करना व उसे सरकार से हासिल करना आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि शोध संस्थानों से लेकर किसानों तक को मदद मिलेगी। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि भूस्थानिक डाटा को पाने और तैयार करने के नियम आसान करने से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को भी काफी फायदा होगा। वर्ष 2030 तक भूस्थानिक डेटा सेक्टर के करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इस नए बदलाव के बीच आइए बात करते हैं सरकार की नई गाइडलाइंस की। समझते हैं इससे पहले भारत में क्या व्यवस्था थी, साथ ही चर्चा करते हैं नई गाइडलाइंस से क्या फायदे होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिलहाल मौजूदा व्यवस्था क्या है। वर्तमान में हमारे देश में जियोस्पाशियल डाटा के मामले में कुछ प्रतिबंध है। इस तरह के डेटा के कलेक्शन, स्टोरेज, उसके इस्तेमाल, बिक्री या प्रसार पर फिलहाल रोक लगी हुई है। साथ ही फिलहाल इस सेक्टर में सरकार और उसकी एजेंसी जैसे सर्वे ऑफ इंडिया का दबदबा काफी ज्यादा है। मौजूदा व्यवस्था में निजी कंपनी को जियोस्पाशियल डेटा का इस्तेमाल करने के लिए संबंधित मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय से इजाजत लेनी पड़ती है। इसी तरह किसी भौगोलिक सर्वे, क्षेत्रीय नक्शा निर्माण और इनके आधार पर मोबाइल व वेब आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होती है। ऐसे में अनुमति लेने की प्रक्रिया में ही काफी वक्त लगता है। लाइसेंस लेने की मौजूदा प्रक्रिया में ऐसे प्रोजेक्ट जिन्हें मिशन मोड में चलाना है, उनमें भी महीनों लग जाते हैं। ऐसे में इन नियमों को उदार करना जरूरी हो गया था ताकि बेवजह की लेट लतीफी से बचा जा सके। फिर मुद्दा केवल लेट लतीफी का नहीं बल्कि जटिलताओं का भी रहा है। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस स्टार्टअप कंपनियों के लिए अनावश्यक जटिलताएं पैदा करते रहे हैं और दशकों से मानचित्र प्रौद्योगिकी में नवाचार में बाधा करते रहे हैं। फिर इस नीति का नवीनीकरण दशकों से नहीं किया गया था, जिसके कारण इसे लेकर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चिंताएं बनी हुई थी। कहा जाता है कि ब्रिटिश राज में मैप बनाने का एकाधिकार केवल सरकार के पास था, क्योंकि उस समय वह व्यवस्था भारत पर नियंत्रण रखने और उसका दोहन करने के लिहाज से बनाई गई थी। बाद में वक्त के साथ दुनिया के कई हिस्सों में कार्टोग्राफी या मानचित्रण करना एक नियंत्रण मुक्त व्यवस्था बन गई, जबकि भारत ने कार्टोग्राफी के लिए इस औपनिवेशिक दृष्टिकोण को जारी रखा। इसलिए लंबे समय से जियोस्पाशियल सेक्टर से जुड़े लोग इस व्यवस्था में बदलाव की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में मैपिंग पॉलिसी को आज के समय की मांग के मुताबिक अपडेट करना या बदलना काफी जरूरी हो गया था। चलिए समझते हैं नई गाइडलाइंस में क्या कुछ खास है। नई मैपिंग पॉलिसी में पुरानी पॉलिसी की कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है और मैपिंग पॉलिसी को काफी उदार बनाया गया है। नई गाइडलाइंस में सभी इंडियन एंटिटीज को जियोस्पाशियल डेटा तक खुली पहुंच मुहैया कराई गई है। यानी अब भारत के सभी संस्थानों को सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों को छोड़कर भूस्थानिक आंकड़ों और सेवाओं तक खुली पहुंच दी जाएगी। नई गाइडलाइंस में भारतीय निगमों आदि पर से प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। साथ ही इसमें अनुमति मांगने और जांच के नियम को खत्म कर दिया गया है। अब इन्हें सुरक्षा मंजूरी, लाइसेंस आदि की भी जरूरत नहीं होगी।
यानी भारतीय संस्थाओं या एंटिटीज को अब भारतीय क्षेत्र के डिजिटल भूस्थानिक आंकड़े इकट्ठा करने और मैप तैयार कर उनके प्रकाशन, अपडेशन आदि के लिए पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। अब कंपनियां सरकारी दिशा निर्देशों के संबंध में स्वयं ही पुष्टि कर सकती हैं। इस मामले में किसी सरकारी एजेंसी की मॉनिटरिंग की जरूरत भी नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह पहल इस भरोसे पर आधारित है कि हमारे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटर्स इस दिशा में काम करते हुए खुद को स्व प्रमाणित करने के साथ साथ बेहतर निर्णय लागू करेंगे, साथ ही संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि जियोस्थानिक डेटा क्या होता है। पृथ्वी की सतह पर किसी खास क्षेत्र में मौजूद किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट, इवेंट और नमूने की लोकेशन आदि से जुड़े डेटा को जियोस्पाशियल डेटा या भूस्थानिक आंकड़े कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो भूस्थानिक डेटा मूल रूप से स्थलाकृति संबंधी डेटा को कहते हैं, जिसमें किसी भूभाग की विशेषताएं और विवरण शामिल होते हैं। इनमें सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, नहर, रेलवे लाइन, शिपयार्ड आदि शामिल हो सकते हैं। भूस्थानिक डेटा का संबंध विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं उनकी मैपिंग करने से है। ये आंकड़े स्थिर और अस्थिर दोनों वस्तुओं के हो सकते हैं, जैसे सड़क का स्थान, भूकंप की घटना, गतिशील वाहन, पैदल यात्री की चाल, संक्रामक रोग का प्रसार आदि। इन आंकड़ों से लोकेशन यानी अस्थिति, एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन यानी गुणात्मक सूचना जिसमें वस्तु, घटना या संबंधित घटनाओं की विशेषताएं शामिल होती हैं, और टाइम आदि के बारे में जानकारी मिलती है। जियोस्पाशियल डेटा में आमतौर पर लोक हित के विषयों जैसे सड़क, रेल लाइन, जल निकाय, लोक सुविधाओं से जुड़ी जानकारियों को शामिल किया जाता है। नदियों के जुड़ाव से लेकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण, रेलवे लाइन बिछाने, पुलों के निर्माण और स्मार्ट पावर सिस्टम लगाने जैसी विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं में मानचित्र और सटीक भूस्थानिक डेटा की बेहद अहम भूमिका होती है। मौजूदा वक्त में डिजिटल इंडिया, स्मार्ट शहर, ई कॉमर्स, ड्रोन तकनीक, लॉजिस्टिक्स और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए जियोस्पाशियल डेटा की अधिक परिशुद्धता, गहराई और बेहतर रेजोल्यूशन वाले मानचित्रण को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही पिछले कुछ सालों में रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐप्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ग्रोफर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि में भी जियोस्पाशियल डेटा का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। ये कंपनियां अपनी सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए जियोस्पाशियल डेटा का इस्तेमाल करती हैं। इन सब के मद्देनजर कहा जा रहा है कि सरकार का यह कदम कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा। आइए बात करते हैं कि इस पॉलिसी से भारत को क्या क्या फायदे होंगे। किसी देश के लिए जियोस्पाशियल डेटा कितना अहम होता है, इससे जुड़ा एक वाकया मशहूर है। 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ा, तो उस दौरान सरकार को दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसकी सटीक लोकेशन की जानकारी चाहिए थी। दुश्मन हमारी सेना से ऊपर की चौकियों पर थे, लेकिन उसे देख पाना काफी मुश्किल था। ऐसे में भारत को उस क्षेत्र के जियोस्पाशियल डेटा की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त भारत जियोस्पाशियल डेटा के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सका था। नतीजतन तब भारत को विदेशी जियोस्पेशियल एजेंसियों की मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन बीते एक दशक में इस दिशा में काफी बेहतर काम हुआ है। इसी का नतीजा है कि उरी हमले के बाद LOC के पास सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक में जियोस्पेशियल डेटा की मदद से ही हमारे सैनिकों द्वारा दुश्मन का सफाया मुनासिब हो सका। हालांकि इतनी अहमियत के बावजूद अब तक मानचित्रों के निर्माण से लेकर उनके डिस्ट्रीब्यूशन तक मैपिंग इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगते रहे हैं। नए दिशा निर्देशों के माध्यम से सरकार की कोशिश इन प्रतिबंधों और अन्य जटिलताओं को दूर करने की है। अब नई गाइडलाइंस से कारगिल युद्ध जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सुदूर इलाकों की सटीक सूचना के लिए भारत की विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म होगी। जियोस्पाशियल सेक्टर में रेगुलेटरी नीतियों के सरलीकरण से स्थिति और सुधरेगी। नए दिशा निर्देशों में भारतीय भूस्थानिक नवाचारों के विकास को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं, जिनमें नवीनतम मानचित्र निर्माण प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होता है। इससे अब इस क्षेत्र में सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के संस्थान व एजेंसियां, स्टार्टअप, शोध संस्थान आदि इनोवेशन कर सकेंगे। इसके जरिए मोबाइल मैपिंग, रास्तों व पानी के स्रोतों का सर्वे हो सकेगा। जियोस्पाशियल डेटा और मैपिंग सेवाओं पर आधारित नई तकनीकों के अनुप्रयोग से
विभिन्न क्षेत्रों मसलन कृषि से लेकर वित्त, निर्माण, खनन, स्थानीय उद्यम और किसानों से लेकर छोटे कारोबारी तथा बड़े निगमों को फायदा मिल सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगली पीढ़ी की मैपिंग तकनीक के साथ यह नीति भारतीय इनोवेटर्स को मानचित्रण में पर्याप्त प्रगति करने और ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन को आसान बनाने के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करेगी, साथ ही छोटे व्यवसायों को मजबूत बनाएगी। यह भी माना जा रहा है कि यह पहल कृषि में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी और अत्याधुनिक उद्योगों के उदय को प्रोत्साहित करने के साथ साथ आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाएगी। यह भी उम्मीद की जा रही है कि नई पॉलिसी से इस क्षेत्र में ज्यादा रोजगार पैदा होगा। अब तक किसी नए शहर या गांव में रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप जैसे विकल्प ही हमारे पास होते थे, लेकिन नए इनोवेशन होंगे तो हम क्षेत्रीय और भारतीय विकल्प तैयार कर पाएंगे। सुरक्षा मामलों को छोड़कर जनता के ही पैसों से सरकार द्वारा अब तक जुटाया गया डेटा भी आम नागरिकों को मिल सकेगा। इसके अलावा विभिन्न लोकेशन आधारित स्टार्टअप्स को भी बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जियो स्पाशियल सेक्टर के खोले जाने पर जानकार चिंता जता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि नई मैपिंग पॉलिसी को लेकर किस तरह की चिंताएं हैं। नई मैपिंग पॉलिसी को लेकर जानकारों ने सिक्योरिटी से जुड़ी चिंता जताई है। उनका मानना है कि देश के जियो स्पाशियल सेक्टर को खोल देने से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दरअसल नई पॉलिसी लागू होने के बाद अब इस डेटा तक सभी की पहुंच हो जाएगी। अब कंपनियां बेरोक टोक जियो स्पाशियल डेटा यूज कर पाएंगी। भले ही सरकार सुरक्षा से जुड़े भूस्थानिक डेटा को सुरक्षित रखकर अन्य डेटा की बात कर रही है, लेकिन सामान्य प्रकार का डेटा भी संवेदनशील किस्म का हो सकता है। फिर जियो स्पाशियल डेटा में मिलिट्री बेस, बंकर जैसे रक्षा से जुड़े डेटा के लीक होने का डर है। ऐसे में इस डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई व्यक्ति या संस्था गैर कानूनी तरीके से इस डेटा को आतंकियों और अपराधियों को बेच सकती है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जानकार इसे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बता रहे हैं। एक चिंता यह भी है कि जियो स्पाशियल सेक्टर अगर निजी क्षेत्र के लिए खुल जाएगा तो ऐसा ना हो कि उपभोक्ताओं का यह डेटा मार्केट प्रोडक्ट बन जाए या फिर उपभोक्ताओं की प्राइवेसी ब्रीच हो। चूंकि नई व्यवस्था में कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो डेटा के उपयोग के मामले में मनमानी करने का विकल्प खुला हो सकता है। इन स्थितियों में आइए चर्चा करते हैं संभावित समाधान की। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के सपने को साकार करने में नई मैपिंग पॉलिसी को विजनरी कदम के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद है कि इससे डिजिटल होता इंडिया एक बड़ी छलांग लगा सकेगा। लेकिन सरकार को जियो स्पाशियल डेटा के मामले में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। इस डेटा के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग संस्था स्थापित की जा सकती है। इस बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भारत अभी फिलहाल जियो स्पाशियल डेटा से जुड़ी टेक्नोलॉजी और उपकरण दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। ऐसे में हमें इस मामले में घरेलू उत्पादन और इनोवेशन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। साथ ही घरेलू स्तर पर इससे जुड़े इनोवेशन एवं रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर ध्यान देना बेहतर होगा। इससे हम समय के साथ अपनी पुरानी व्यवस्था को तो बदलेंगे ही, साथ ही बदलते वक्त के साथ पैदा हुई नई चुनौतियों से भी बखूबी निपट सकेंगे। तो आइए नोट करते हैं इस आर्टिकल पर आधारित आज का सवाल। भूस्थानिक डेटा और मानचित्रण सेवाओं से जुड़े नए दिशा निर्देशों के अहम बिंदुओं की चर्चा कीजिए। बताइए, नई व्यवस्था से किस तरह के फायदे होंगे।